नमस्कार, मैं हूं दीपक व्यास। अस्थमा पेशेंट्स को कोरोना से भारी खतरा है। अस्थमा के मरीज क्या करें, कैसे बढ़ते सावधानी, नहीं तो बढ़ेगी उनकी परेशानी। आज हम हर सवाल का अस्थमा को लेकर जवाब देंगे। अस्थमा पर मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय। कोरोना की दूसरी लहर में अस्थमा के मरीजों को भारी खतरा। अस्थमा मरीज कोरोना के बढ़ते प्रकोप से चिंतित। अस्थमा के मरीज बरतें सावधानी। संक्रमित होने पर बढ़ेगी परेशानी। अस्थमा के मरीजों के लंग्स हो जाते हैं कमजोर। कोरोना की चपेट में आए तो अस्थमा पेशेंट की स्थिति बिगड़ने की आशंका। क्या अस्थमा के मरीजों को कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा है? कोरोना के प्रकोप के समय में अस्थमा के मरीज क्या करें? अस्थमा के मरीज बरतें सावधानी। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर डीसी गुप्ता है, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, और इसके अलावा डॉक्टर सीआर यादव है, एसोसिएट प्रोफेसर है एनआईए में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में। सबसे पहले हम रुक करते हैं डॉक्टर डीसी गुप्ता, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनका रुक करते हैं। डॉक्टर डीसी गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस दौर में जब कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, उस दौर में अस्थमा कितना खतरनाक हो सकता है? चलिए, हम डॉक्टर सीआर यादव का रुख करते हैं, एसोसिएट प्रोफेसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा में, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर सीआर यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस दौर में जब कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में जो अस्थमा के पीड़ित है, अस्थमा जिन लोगों का है, उनके लिए कितना खतरनाक ये कोरोना काल हो सकता है? अभी सर लोगों को पहले से अस्थमा है, जो कोमोर्बिडिटी है, और जो कोमोर्बिडिटी है उसमें ये सारी चीजों के बारे में चर्चा होती है कि चाहे डायबिटीज है या अस्थमेटिक है या प्रेग्नेंट लेडी है या ओल्ड एज है या लैक्टेटिंग वुमेन है, तो इन चीजों के बारे में बात देते थे। एक चीज तो मैं यहाँ पे, मरीज ऐसा नहीं है कि वो कोरोना संक्रमित होने के लिए ज्यादा एक ऐसी स्थिति होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब लेकिन हाँ, अगर कोरोना के अस्थमा के मरीज को कोरोना का संक्रमण हो गया तो वहां पे स्थिति थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी अस्थमा की वजह से उस तरीके से जो एक स्वस्थ व्यक्ति का होना चाहिए उस कंडीशन में नहीं होता। तो इसलिए अस्थमा के व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस हो जाता है तो वहां पे इस तरीके की स्थिति चिंताजनक हो सकती है। लेकिन इसका मतलब चलिए, हमारे साथ में डॉक्टर डीसी गुप्ता भी जुड़ गए हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट है, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर डीसी गुप्ता साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि इस दौर में जब कोरोना का खतरा लगातार बना हुआ है, ऐसे में जो लोग अस्थमा के पीड़ित हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए कोरोना कितना खतरनाक हो सकता है? क्या वो आसानी से कोरोना की चपेट में आ सकते हैं इस दौर में? डॉक्टर डीसी गुप्ता साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं?
लगता है डॉक्टर डीसी गुप्ता जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वापस से डॉक्टर सीआर यादव जी का रुख करते हैं। डॉक्टर सीआर यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अभी आपसे बात हो रही थी कि कोरोना मतलब जिन लोगों को अभी एक तरीके से अस्थमा है, उन लोगों में कोरोना जल्दी असर दिखा सकता है, ये बात आपने बताई थी। क्या करना चाहिए अस्थमा के पेशेंट को जिससे वो कोरोना से बचाव कर सके? देखिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि एक थोड़ा बेसिक डिफरेंस होता है कोरोना और अस्थमा के पेशेंट। ये बात सही है, जो कोरोना के हैं वो अस्थमा भी मिलते हैं, लेकिन हम अगर उसका थोड़ा सा माइन्यूटली उसको देखें तो वहां पे हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो मोस्टली अस्थमा के पेशेंट में नहीं मिलता, जब तक कि कोई और सेकेंडरी इंफेक्शन वहां पे स्थिति नहीं हो। जॉइंट पेन जो कोरोना में मिलता है वो अस्थमा के रोगी में जनरली नहीं मिलता है। स्नीजिंग है या रनिंग नोज है, यानी कि छींक आना या नाक से पानी गिरना, ये चीजें भी आपको देखेंगे कि वहां पे उसके कोरोना के रोगी में नहीं मिलती, अस्थमा के रोगी में मोस्टली मिलती है। आपने सॉरी, मैं आवाज आपकी नहीं आ रही है मेरे पास। जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ डॉक्टर सीआर यादव जी, आपको अपनी बात जारी रखिए। हाँ, तो आपका सवाल ये था कि क्या सावधानी वो रखे जिससे कि उस तरीके की प्रॉब्लम उनको नहीं आए। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बेसिकली एक तो जो भी कोविड बिहेवियर है या कोविड प्रोटोकॉल है वो तो स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही है, क्योंकि उन्हें ये जरूर समझ में, उनके ध्यान में रहना चाहिए कि अगर उनको कोरोना हुआ तो उनको एक सामान्य व्यक्ति के बजाय ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग वर्ड यूज होता है, मैं उसको थोड़ा सा आजकल यूज नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि पर्सनल जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करें। सोशली तो हम किसी भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे या जितने सारे भी मीडिया है उसके द्वारा कनेक्ट रहे। दूसरा, मास्क का यूज करें, और उससे भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि अस्थमा में अगर आप देखेंगे ना तो क्या होता है कि ट्रिगर्स होते हैं। तो एक तो एटमोस्फियर होता है, अगर आपका वहां पे डस्ट है, पोलन्स है या नमी है वातावरण में, या टेम्परेचर का बहुत ज्यादा वेरिएशन है, आइदर इन जो एटमोस्फियर यानी कि सीजनल वेरिएशन, और घर के भी अंदर कोई एसी कूलर यूज करते हैं, बाहर से ठंड में आकर के तुरंत वहां आ गए, बाहर से आकर के ठंडा पानी पी लिया। तो ये जो सारी चीजें जो ट्रिगर के रूप में काम करती हैं अस्थमा के रोगियों के लिए, वो उनसे उनको बचना चाहिए। उनके खान पान में भी उनको आयुर्वेद में बेसिकली देखेंगे ना तो ये आयुर्वेद में एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट उसका दिया है कि ये कफ वात से उत्पन्न व्याधि है जो पित्त स्थान से भी प्रभावित होती है। इसको साधारण तौर पे समझ सकते हैं कि शरीर के जो बेसिक तीनों दोष है उनका कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है, और वो ही जाकर के जो चैनल्स होते हैं जिनको आयुर्वेद में स्रोतस कहा है, तो प्राण, उदक और अन्न, ये जो तीन स्रोतस और तीनों बहुत ही मुख्य स्रोतस है, वहां पे जाकर के ये अपनी पैथोजेनेसिस क्रिएट करते हैं। अस्थमा में भी अगर आप देखेंगे ना तो जो सिम्टम्स मिलते हैं वो मोस्टली प्राण, उदक और अन्न, इन तीनों स्रोतों से रिलेटेड ही मिलते हैं। तो अगर इसमें कोरोना में भी, तो अगर आपने अस्थमा के द्वारा उन चैनल्स को पहले ही एक तरीके से उनको थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन में नहीं रख रहे या स्वस्थ नहीं रह रहे हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद अगर आपको किसी भी वजह से कोरोना का कोई इन्फेक्शन होता है जो कि आप कोविड बिहेवियर का या पर्सनल हाइजीन का या इन सब चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे आपकी स्थिति चिंताजनक हो सकती है। तो आपको बेसिकली इन चीजों को कि नमी वाले वातावरण से, भीड़ में जाने से बचे, जो ट्रिगर्स हैं जैसे कोल्ड, ठंडा खान पान है, पोलन्स है, धूल है, धुआं है, ऐसे वातावरण से आपको बचना चाहिए। डॉक्टर सीआर यादव जी, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। अमूमन तुरंत रिलीफ के लिए लोग एलोपैथी का सहारा यहाँ पर लेते हैं, आयुर्वेद से बचते हुए नजर आते हैं, लेकिन आयुर्वेद में इसमें अस्थमा से बचने के लिए क्या महत्वपूर्ण सुझाव है या क्या उपाय है जिसे अपनाकर बचा जा सकता है अस्थमा से? दीपक जी, कोई भी बीमारी हो ना, उस बीमारी को समझना जरूरी है। कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बीमारी को बिना समझे पैनिक हो जाते हैं। ट्रीटमेंट का भी एक रूल है। ट्रीटमेंट में सबसे पहले होता है कि आपको निदान परिवर्जन करना। निदान परिवर्जन का मतलब होता है कि आपको जो पॉजिटिव फैक्टर्स है या जिन जिन वजह से वो बीमारी हो सकती है उनको दूर करना है। तो जो मैंने अभी सावधानियां बताई, उन सावधानियों को तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आता है ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट कोई ऐसा नहीं, कोई रॉकेट साइंस है। ट्रीटमेंट है पैथोजेनेसिस का ब्रेकडाउन, यानी कि जो पैथोजेनेसिस उन निदान सेवन से आपके शरीर में हो रही है, उस पैथोजेनेसिस को आपको ब्रेक डाउन करना है, वही उसका ट्रीटमेंट कहलाता है। अभी आपने कहा कि
फ्लो काम चीज को ऐसा नहीं करने जा रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो भी चाहे इनहेलर्स का उपयोग करते हैं हम या वो उनका मतलब होता है कि वो ब्रोंको डायलेशन करते हैं, यानी कि जो श्वास नली हमारी सिकुड़ गई थी वो उसको थोड़ा चौड़ा करने का काम करते हैं। आयुर्वेद में भी ऐसे प्रिस्क्रिप्शन हैं, ऐसी ऐसी विधियां, यानी कि जैसे भाप ले सकते हैं आप। देखिए अजवाइन है, गुड़ है, ये कपूर है और सेंधा नमक है। आप इसकी भाप ले सकते हैं। अजवाइन और गुड़ को आप गर्म पानी में डाल करके गरम गरम सेक करते हैं तो आपको तुरंत रिलीफ होता है। वहां पे भी नहीं तो सहजने की पत्तियां हैं, सहजने की पत्तियां, यूकेलिप्टिस जिसको साधारण भाषा में सफेदा ऐसे भी बोला जाता है, और कपूर है, इनको डाल करके इनकी भाप लेने से भी आपको इंस्टेंट, और उसके अंदर पुदीना भी आप डाल सकते हैं, तो ये भी अगर आप इनकी भी भाप लेते हैं तो आपको इंस्टेंट रिलीफ होता है। एक जो और एक अच्छा कॉन्सेप्ट जो तुरंत रिलीफ के लिए बताया है वो है कि तिल का तेल अगर हो घर के अंदर तो उसको हल्का सा गर्म करके उसके अंदर सेंधा नमक या काला नमक जो भी हो वो उसके अंदर मिला ले, और उसकी आपका जो थोरेक्स यानी कि जो वक्ष प्रदेश है सीने का और पीछे की साइड बैक में, वहां पे उससे उसकी मालिश करनी है, और उसके बाद वहां पे कोई भी गर्म कपड़ा लेकर के उससे सेक करना है, और साथ में ही आप भाप दे सकते हैं। तो जो श्वास नली है वो चौड़ी भी हो जाती है और उसके अंदर जो फंसा हुआ कफ है वो भी आसानी से निकल सकता है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आयुर्वेद के द्वारा भी आप इसके अंदर इंस्टेंट रिलीफ आप अस्थमा के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर यादव, मैं आपसे एक चीज और समझना चाहूंगा यहाँ पर कि अभी जो अस्थमा जिस तरीके से होता है, तो अस्थमा के कुछ लक्षण और जो कोविड के कुछ लक्षण है, क्या आपस में मिलते जुलते लक्षण है? जैसे वो सांस लेने में दिक्कत हो या फिर आपकी खुशबू सूंघने में या गंध को लेकर जो एक समस्या पैदा होती है, तो क्या दोनों के मिलते जुलते सिम्टम्स हैं दोनों? और मैं इसको अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार बहुत पैनिक स्थिति हो जाती है कि ये मुझे अस्थमा के हैं या ये मुझे कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, और ये स्थिति इसलिए हो रही है कि आप देखेंगे ना, केवल अस्थमा ही नहीं, कॉमन फ्लू को भी अगर आप लेंगे है ना, तो उसके सिम्टम्स भी किसी हद तक कोरोना वायरस से मिलते हैं, तो वहां पे भी इसी तरीके की स्थिति मिलती है, बनती है। लेकिन जो मैंने बताया, पहले भी बताया कि एक दो चीजें तो जरूर आपको ध्यान में रखनी है कि अस्थमा के पेशेंट को नॉर्मली फीवर नहीं होता, यानी कि उसको बुखार नहीं आएगा जब तक कि कोई सेकेंडरी इंफेक्शन की स्थिति वहां पे नहीं हो। तो अगर बुखार के बिना आपको सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही है, ठीक है, या आपको खांसी आ रही है, और खांसी भी इसके अंदर एक वीजिंग आएगा, जैसे खांसी एक कोरोना में अगर आप देखेंगे तो सूखी खांसी आती है, लेकिन अस्थमा में अगर आप देखेंगे तो जैसे होता है ना, जैसे विशल या सीटी बजती है, उस तरीके की खांसी पेशेंट को होगी, और उसको आप एग्जामिन करके भी देख सकते हैं, तो जिसको वीजिंग बोलते हैं तो वो मिलेगा। दूसरा, कोरोना के अंदर जॉइंट पेन्स और मसल पेन बहुत मिलता है, वो कंडीशन मेनली अस्थमा के अंदर नहीं मिलेगी। एक है कि आपको जो छींके आना बार बार, स्नीजिंग है और रनिंग नोज है, यानी कि छींके बार बार आएंगे और नाक से पानी गिर, ये कोरोना वायरस में बहुत कम मिलता है, जबकि ये अस्थमा में बहुत फ्रिक्वेंटली ये कंडीशन देखी जा सकती है। तो केवल सांस नहीं आ रही है, सांस लेने में कष्ट है और खांसी है, इस आधार पे ही ये मान लेना कि मुझे अस्थमा नहीं, मुझे कोरोना वायरस है, ये किसी हद तक ठीक नहीं रहता। इसमें आप अगर कंसल्ट करेंगे कंसल्टेंट से तो भी, और अगर इन लक्षणों को ध्यान में रख करके भी आप स्थिति को असेस करेंगे तो आपको काफी उससे सुविधा होगी। डॉक्टर सी आर यादव, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं यहाँ पर कि अमूमन इसमें लक्षण मोटे तौर पर कौन से नजर आते हैं अस्थमा में? अस्थमा में देखिए एक तो ऐसा रहेगा कि जैसे मैंने अभी कहा था कि सांस जो आता है ना, उसमें आपको एक विसल सीटी सी बजेगी, ऐसे जैसे सीटी की से आवाज आएगी। एक जो मिलेगा, जो आयुर्वेद में बड़ा अच्छा लिखा है कि शयाने ने लभते सुखम। शयाने ने लभते सुखम का मतलब क्या है कि अगर आप लेटोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये उसका जैसे कहे ना कि एक तरीके से कार्डिनल सिम्टम अस्थमा का आयुर्वेद के अंदर बताया है। दूसरा, आपके गले के अंदर कफ फंसा हुआ सा महसूस होगा कि जैसे कफ फंसा हुआ है, तो इसलिए वो बार बार उसको निकालने के लिए जो कफिंग का प्रोसेस होता है, तो वो चीज को साथ में रनिंग नोज मिल सकती है, स्नीजिंग उसके अंदर, छींके उसके अंदर मिलेंगी। तो ये बेसिक चीजें हैं जो अस्थमा के पेशेंट के अंदर मुख्य तौर पे मिलती है।
सर एक एलोपैथी के अंदर एक साइनोसाइटिस जो नाम की बीमारी जिसे कहा जाता है अमूमन, जिसमें कहते हैं कि टिश्यूज बढ़ जाते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है नाक में, या फिर नाक की हड्डी बढ़ना भी जिसे आम बोलचाल की भाषा में बोला जाता है, क्या ये उससे मिलती जुलती चीजें या दोनों एक है? नहीं, आप देखेंगे ना, जीर्ण प्रतिशाय करके आयुर्वेद में भी बोला है उसको, जो 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 आप साइनोसाइटिस की बात कर रहे हैं, तो उसको आयुर्वेद में जीर्ण प्रतिशाय बोला है। लेकिन उसमें डेफिनेटली हाँ बहुत सारे सिम्टम, जैसे आपका मैंने ये बताया, स्नीजिंग वहां में हो सकती है ना, रनिंग नोज भी वहां पे हो सकता है, सांस में भी वहां पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन साइनोसाइटिस में आपको हेडेक मिलेगा कि वहां पे सर में दर्द रहेगा थोड़ा, जैसे आप पेशेंट को कहेंगे ना, तो वो एक किसी भी चीज पे कंसंट्रेट करने में उसको, जैसे वाटरी आईज हो सकती है, आंखों से पानी सा भी उसके अंदर गिर सकता है। एक जो ये जिसको कहे ना, ये वी बनता है, जो आपका ये जो एरिया, जो वी का एरिया है, यहाँ पे एक सीवियर कंजेशन की स्थिति होती है। तो साइनोसाइटिस और अस्थमा में भी बेसिक डिफरेंस होता है, जो कुछ हाँ बहुत सारे सिम्टम्स ओवरलैप करते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं जो साइनोसाइटिस को अलग करते हैं, जिसके अंदर मैंने बताया जो वी का एरिया है, इसके अंदर सीवियर कंजेशन मिलेगा, आपके हेडेक पेशेंट को हो सकता है, वाटरी आईज हो सकते हैं, स्नीजिंग हो सकती है। लेकिन वहां पे जैसे सीने से आप देखेंगे ना, कफिंग के दौरान विशल जैसी साउंड नहीं आएगी, सीटी बजने जैसी साउंड उस पेशेंट को नहीं आएगी, उसको ब्रेथलेसनेस नहीं होगी, ऐसे सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, सांस लेने में एफर्ट लेना पड़ सकता है क्रोनिक साइनोसाइटिस में। डॉक्टर यादव, मैं आपको एक बार यहाँ पर रोकना चाहूंगा, हमारे साथ में डॉक्टर डीसी गुप्ता भी जुड़ गए हैं और एक बार उनका रुख कर लेते हैं। चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर डीसी गुप्ता। डॉक्टर डीसी गुप्ता, मेरा सवाल आपसे यह है कि इस दौर में जब कोविड एक गंभीर बीमारी के तौर पर चारों तरफ फैल चुका है, काल बन चुका है, उस दौर में ये जो अस्थमा है वो कितना खतरनाक लोगों के लिए साबित हो सकता है इस दौर में? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम एक बार वापस से डॉक्टर सीआर यादव का रुख करते हैं। डॉक्टर यादव, मैं एक बार फिर से आपका रुख करता हूं। एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, ये जो अस्थमा जो नाम की बीमारी है, इसका कोई स्थायी समाधान भी होता है या फिर सिर्फ इसमें आपको जो एहतियात है वो यहाँ पर खास तौर पर बरतनी पड़ती है? ये भी दीपक भी बड़ा एक आजकल जो जनरली जो पूछा जाता है ना, बड़ा विचित्र सवाल है। मैं इसको विचित्र इसलिए कह रहा हूं कि हम जो एहतियात है ना उसको बहुत लाइटली लेते हैं। मेरा ये मानना है कि एहतियात तो हर बीमारी में सबसे जरूरी चीज है। इसीलिए आयुर्वेद में सबसे पहला जो जैसे कहे ना लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वो निदान परिवर्जन को उसके अंदर फोकस किया गया है कि आपको सबसे पहले जो जिन कारणों से कोई चीज हो सकती है उनका बचाव करना है। तो डेफिनेटली एहतियात बहुत ऊपर रखना चाहिए। हाँ, आपने दूसरी बात की कि इसके जो स्थायी समाधान की, इसके स्थायी समाधान में मैं ये बताना चाहता हूं कि आयुर्वेद में दो तरीके के ट्रीटमेंट हैं। एक है समन चिकित्सा, एक है शोधन चिकित्सा। समन और शोधन में अंतर यह है कि समन चिकित्सा में हम केवल जैसे कहे ना कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है कि जिस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं उस तरीके के सिम्टम्स के हिसाब से वहां पे रोगी को दवा दी जाती है। दूसरी होती है शोधन चिकित्सा। शोधन चिकित्सा के अंदर उन रोगियों को शामिल करते हैं कि जहां पे, और शोधन चिकित्सा का जिन रोगियों के अंदर हम उपयोग करते हैं वहां पे रिकरेंस ऑफ डिजीज के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए अगर शोधन चिकित्सा का उपयोग करके अस्थमा का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से किया जाता है तो इस बीमारी के रिकरेंस के चांसेस काफी कम हो सकते हैं। चलिए, अब एक बार फिर से डॉक्टर डीसी गुप्ता का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर डीसी गुप्ता, मेरा सवाल आपसे वही है कि इस दौर में जब कोविड एक खतरनाक महामारी बन चुका, उस दौर में अस्थमा कितना खतरनाक साबित हो सकता है लोगों के लिए और कितनी सावधानी उसे बरतनी पड़ेगी अस्थमा के पेशेंट को? सर देखिए, अस्थमा जो है हमारी फेफड़ों की बीमारी है। इसमें हमारी सांस की नलियां सिकुड़न जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस की तकलीफ होने लगती है। कोरोना में लंग्स में इन्फेक्शन होता है और उसी के साथ दबाव पड़ने से सांस की नलियों में सिकुड़न पड़ने लगता है। कोरोना के साथ में सांस की तकलीफ होने से अस्थमा का खतरा काफी ज्यादा बढ़ता है पेशेंट्स। इसको ध्यान में रखने के लिए एक तो जो पेशेंट इनहेलर या नेबुलाइजर ले रहे हैं
उन्हें नियमित रूप से उसका सेवन करना चाहिए और लगातार रूप से अपने चिकित्सक के संपर्क में रहना चाहिए। पहली बात तो कुछ पेशेंट जिनमें कोरोना के लक्षण प्रकट होने के बाद में सांस की तकलीफ होना चालू हुई है, क्योंकि कोरोना होने से लंग्स में इन्फेक्शन होने से अस्थमा और सांस की तकलीफ होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे मरीज को अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल धुआं इन चीजों से बचें, ठंडी फल फ्रूट जूस इन सब चीजों से बचाव रखें। सर खास तौर पर एक बात और आती है कि अस्थमा को लेकर, जैसे मैंने अभी डॉक्टर सीआर यादव जी से भी बात की थी कि अमूमन लोग ये कहते हैं कि अस्थमा को लेकर आपको एहतियात ज्यादा बरतनी पड़ेगी, उसका स्थायी समाधान नहीं है। क्या ये एलोपैथी में भी ऐसे वो है या फिर इसका स्थायी समाधान भी संभव है? इसका स्थायी समाधान सर, इसका जो एलर्जी का कारक है जिसकी वजह से अस्थमा उत्पन्न हुआ है, जैसे पेशेंट को किसी भी चीज से एलर्जी होती है, पौधों से, परागकणों से, खाने पीने की वस्तुओं से, फंगल से, जहां नमी वाली जगह है वहां से अगर पेशेंट्स को किसी भी तरह की एलर्जी उत्पन्न होती है, डेवलप होती है, तो धीरे धीरे ये एलर्जी क्या है फेफड़ों में और सांस की नलियों में सूजन पैदा करती है, जिसकी वजह से अस्थमा का खतरा बढ़ जाता है। तो अगर हम उस एलर्जी का जो कारक है उसका निदान करें, उसको शुरुआत में ही उसको पहचान कर उसका निदान करें, तो अस्थमा से काफी हद तक बचा जा सकता है। इसके लिए हम शुरुआत में ही पेशेंट का एलर्जी टेस्ट कराएं जी। और एलर्जी टेस्ट के बाद में उसमें जिस भी चीज से एलर्जी आती है, पौधों से, परागकण से, फंगल से जी। उनके लिए इम्यूनोथेरेपी होती है, जिससे काफी हद तक अस्थमा का उपचार संभव है, रिकरेंस की संभावना बहुत कम हो जाती है जी। इस तरह से एक तरह से कह सकते हैं कि हम काफी हद तक परमानेंट इलाज की तरफ जा सकते हैं। 70 से 80% तक हम उस इलाज के द्वारा। चलिए डॉक्टर डीसी गुप्ता और डॉक्टर सीआर यादव हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जो बातें आपने की वो हमारे साथ शेयर करने के लिए, साझा करने के लिए, आपने बताया कि किस तरीके से अस्थमा से बचा जा सकता है और इस दौर में कोविड के काल में किस तरीके से अस्थमा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इन तमाम बातों पर हमारे स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स थे उन्होंने हमारे साथ में तमाम अपनी जो बातें थी वो शेयर की। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब।